हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम मैग्नेटिज्म से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन्हें समझने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखिए, परमिएबिलिटी का मतलब होता है पास होने देना। ठीक है। जैसे हम कोई अगर स्पंज लेते हैं और स्पंज पर पानी डालते हैं तो स्पंज क्या करता है, थोड़ा पानी सोखता है और फिर उसके बाद में जितना भी पानी हम डालते जाए सारा का सारा पानी वो पास होने देता है। तो वो जो क्वालिटी है उस पर्टिकुलर मटेरियल की कि उसमें से किसी एक चीज को वो पास होने दे, वो होता है परमिएबिलिटी। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब क्या? मान के चलिए ये है मेरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसे मैं लिख रहा हूं बी नॉट। ठीक है। अगर इसके अंदर मैं कोई एक मटेरियल रखूं इस तरीके से, एंड इफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज दिस पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस थ्रू इट, so then in that case we will say that particular material is permeable to the external magnetic field. So basically magnetic field permeability क्या होती है? It's an ability of that material that permit the passage of magnetic lines of force through it. ठीक है। अब याद रखना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसी भी मटेरियल के लिए रिप्रेजेंट की जाएगी म्यू से। सो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी for any material is denoted by mu, whereas for free space, अगर हम फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात करें, इन दैट केस मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होती है वो म्यू नॉट से रिप्रेजेंट की जाती है, जिसकी वैल्यू होती है फ्री स्पेस में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब देखिए, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है? इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द गिवन मटेरियल टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ गिवन मीडियम और गिवन मटेरियल टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके अलावा भी आप और दो फॉर्मूले याद रखिए मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए, और वो है B अपॉन बी नॉट। अब B अपॉन बी नॉट क्या है? तो B जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मटेरियल व्हेन इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो फ्री स्पेस से पास हो रही है वो है मेरी बी नॉट, ऐसा हम मान के चलते हैं। अच्छा, ये कैसे प्रोड्यूस होती है? तो मान लीजिए मेरे पास कोई अगर सोलेनॉइड होगा, तो इस तरीके से सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के टर्न्स के कारण उसके अंदर क्या फॉर्म होती है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम बी नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड के अंदर कोई एक मटेरियल रख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे मैंने डार्कर मटेरियल रख दिया है। अब ये अगर मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर आयरन का कोई ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड पास हो, तो आयरन क्या होता है, खुद से मैग्नेटाइज हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, अगर ये मेरा डार्क कलर का जो मटेरियल है वो अगर मैग्नेटाइज हो गया तो वो क्या करता है, फिर खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट करता है, और उस मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से देखो तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द गिवन मटेरियल, जो हमने मटेरियल यहाँ पर लिया था जिसे मैंने ब्लू कलर से बताया है, डिवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड विच एक्चुअली मैग्नेटाइज द गिवन मटेरियल। तो यहाँ पर जो सोलेनॉइड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो है बी नॉट। ठीक है, इसके अलावा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का एक और फॉर्मूला है, उसे भी आप अच्छे से याद रखिए, that relative magnetic permeability is 1 plus magnetic susceptibility, 1 plus magnetic susceptibility। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? ये जो काय है, इस काय को हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? ये वो एबिलिटी है मटेरियल की जिसके कारण मटेरियल या तो इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है या फिर वो मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। अगर ससेप्टिबिलिटी किसी मटेरियल की बहुत हाई है तो इसका मतलब है वो इजीली मैग्नेटाइज होगा, और ससेप्टेबिलिटी अगर लो है
तो वो मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज नहीं होगा। अगर ससेप्टेबिलिटी किसी मटेरियल के लिए निगेटिव है तो उस केस में वो मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण रिपेल भी होता है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। ठीक है, तो ये होता है ससेप्टेबिलिटी। आगे इस ससेप्टेबिलिटी के बारे में हमें और समझना है। फिलहाल बस ये 3 फॉर्मूले आप याद रखिए। दैट रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज गिवन बाय रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम to the magnetic permeability of free space. Then it is the ratio of magnetic field produced by that particular material to the external magnetic field which is responsible for the magnetization in the given material. और second जो है that is जो third है that is relative magnetic permeability 1 plus ससेप्टेबिलिटी। कौन सी ससेप्टेबिलिटी? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। और याद रखना मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन थर्ड थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, उसके पास मैं एक छोटा सा आयरन का कोर लेकर आता हूँ। तो हम जानते हैं ये जो बड़ा सा मैग्नेट है, बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज साइज, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पर्टिकुलर मैग्नेट की वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो जाहिर सी बात है स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में अगर ये आयरन कोर आ जाता है तो ये भी इजीली क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा केस इमेजिन करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वीक मैग्नेट है, छोटा सा ही मैग्नेट है। ठीक है, और उस मैग्नेट के पास मैं यहाँ पर अपना आयरन कोर लेकर आ रहा हूँ, ये वाला आयरन कोर। ठीक है, अब क्या होगा? छोटा अगर मैग्नेट है, वीक उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस वीक मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो आयरन कोर हम लेकर आ रहे हैं वो आयरन कोर भी क्या होगा? वीकली मैग्नेटाइज होगा। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी चीज को मैग्नेटाइज करने के लिए जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है, वो फोर्स जो किसी मटेरियल पर अगर लगेगा तो उस मटेरियल को क्या कर लेगा? मैग्नेटाइज कर लेगा। उसी फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए डेफिनेशन में देखते हैं क्या लिखा है। द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर देखिए बड़ा मैग्नेट था, सो इसने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ की सहायता से इस आयरन कोर को मैग्नेटाइज कर लिया। और जो छोटा मैग्नेट था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होने के कारण इसने वीकली मैग्नेटाइज किया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी क्या है बेसिकली? तो ये बताता है कि आप किस हद तक किसी पर्टिकुलर मटेरियल को मैग्नेटाइज कर पाओगे। ये मेजर करने के लिए हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर कैलकुलेट करना है या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान के चलिए मेरे पास ना एक सोलेनॉइड है, इस तरीके से एक सोलेनॉइड में ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इस सोलेनॉइड से करंट पास हो रहा है I, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है स्मॉल n। तो हम जानते हैं बिकॉज ऑफ सच अ सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी फॉर्म्ड इनसाइड ऑफ दिस कॉइल दैट वुड बी गिवन बाय बी नॉट विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब देखिए किसी पर्टिकुलर सोलेनॉइड के केस में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो n की वैल्यू मैंने पर्टिकुलर रख ली, i की वैल्यू पर्टिकुलर रख ली। तो उस i और n की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आपको ये जो सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका मैग्नीट्यूड आप पता कर सकते हो। अगर मैं n की वैल्यू, ये स्मॉल n की वैल्यू और i की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो अल्टीमेटली ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इनसाइड ऑफ दिस सोलेनॉइड दैट विल आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल से मेरा मतलब है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस सोलेनॉइड, दिस मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n और i। ठीक है, अब अगर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास या फिर अंदर मैं कोई दूसरा कोर मटेरियल लेकर आ जाऊं, मान लीजिए कोई लोहे का आइटम लेकर आ जाऊं, कोई लोहे का रॉड लेकर आ जाऊं, आयरन कोर जिसको हम बोलते हैं, सॉफ्ट कोर, अगर उसे लेकर आ जाऊं तो जितनी स्ट्रांग मेरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही स्ट्रांग इस मटेरियल का क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन होगा। बराबर है। अब
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी ये तो डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय एन और आई क्या है। अगर एन और आई दैट इज लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगी, तो जो मटेरियल है उसको भी वो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटाइज कर पाएगा। तो ये गिवन फॉर्मूले में B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई में आप याद रखिए ये जो एन आई क्वांटिटी है दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं लिख सकता हूं बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, आप इतना अच्छे से याद रखिए। और अगर आपको एच अलग से कैलकुलेट करना है तो एच वुड बी बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, बी नॉट क्या है, एक्सटर्नली इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, इस सोलेनॉइड ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी वो है हमारा बी नॉट। ठीक है, चलो अब एक दूसरी केस इमेजिन कर लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास और एक सोलेनॉइड है पहले के ही जैसा। ठीक है, सेम सोलेनॉइड में ले रहा हूं। अब इस सोलेनॉइड के अंदर फ्री स्पेस नहीं है, मतलब एयर नहीं है, वैक्यूम नहीं है। उसके बजाय हम क्या कर लेते हैं, एक पूरा आयरन का कोर ही इसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी बिकॉज ऑफ द सोलेनॉइड, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर के फ्री स्पेस से नहीं ट्रैवल करेगी बल्कि वो इस मटेरियल के अंदर से ट्रैवल करेगी। वो मटेरियल जो आयरन कोर से अगर बना है ऐसा हम मान लेते हैं। तो इस केस में ये जो आयरन कोर है जो इस सोलेनॉइड के अंदर रखा है उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू इंटू एन आई। अब यहां पर ये फॉर्मूला क्यों आया तो समझ लेते हैं। ये जो Ni है, Ni इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय करंट है, जो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वो इस अंदर वाले कोर मटेरियल से पास हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा कोर मटेरियल है यही तो अब एक मैग्नेट हो गया है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है बी। और बी मैं क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू कोर मटेरियल एंड म्यू इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। तो इस मटेरियल ने जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दिया ये उसके मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। दैट्स वाई अर्लियर केस में हमने बी जीरो लिखा था बिकॉज वहां पर हमें फ्री स्पेस मिली थी। यहाँ पर हम बी लिख रहे हैं विच इज नथिंग बट म्यू इंटू एन आई। अब यहाँ पर देखिए ये जो एन आई है बेसिकली दिस फैक्टर डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट्स वाई इस Ni को हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इसे हमें आगे डिराइव करके भी बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू टाइम्स ऑफ एच होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन फोर्थ हमें पढ़ना है मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन क्या है, किसी भी मटेरियल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो मटेरियल खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आपने देखा होगा अगर आपके पास लोहे का कोई ऐसा आइटम है इस तरीके से और उसे आप किसी मैग्नेट के पास रख देते हो या फिर मैग्नेट से टच करवा देते हो तो ये जो लोहे का एलिमेंट है ये खुद भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसके पास अगर आप कोई और आयरन से बनी हुई चीजें लेकर आते हो तो ये जो आयरन से बना हुआ पहले का नेल है या फिर कोई कोर मटेरियल है ये भी उस बाकी आयरन से बनी हुई चीजों को अपनी ओर क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो यही है कि किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना यही होता है उसका मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब ये मैग्नेटाइजेशन होता कब है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हम किसी मटेरियल को लेकर आते हैं। जब कोई मटेरियल इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स फॉर्म होना चालू हो जाते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स उस मटेरियल के अंदर फॉर्म हुए हैं वही बताएगा कि आपका मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं दो अलग अलग मटेरियल यहाँ पर ले रहा हूँ। मान लीजिए पहले मटेरियल में जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो 3 ही एरो से मैं शो कर रहा हूँ और दूसरे मटेरियल में मान लीजिए मैं 3 से ज्यादा एरो से शो कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा सेकंड सैंपल है
उसमें ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट्स है, और ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है इसका मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ है, मैग्नेटाइजेशन हुआ है। तो यहीं से फिर मैग्नेटाइजेशन की जो है डेफिनेशन निकल कर आती है, और वो कहता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। गिवन मटेरियल में कितने मैग्नेटिक मोमेंट नेट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका हमें रेशियो लेना होता है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। Once and when we take the ratio of magnetic moment with respect to its volume, we get magnetization, और मैग्नेटाइजेशन जो है उसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना थोड़ी देर पहले जब हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ली थी तो वहां पर H जो था उससे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो SI यूनिट है वो है एम्पियर पर मीटर। याद रहेगा आपको, जो SI यूनिट है, SI यूनिट for magnetic field intensity is given by ampere per meter, रहेगा याद, ठीक है। तो अब देखिए मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या निकल कर आया है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो मैग्नेटाइजेशन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो हम एम्पियर मीटर स्क्वायर को अगर मीटर क्यूब से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, एम्पियर पर मीटर। सो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थी H, इसका भी यूनिट था एम्पियर पर मीटर, और आपका जो मैग्नेटाइजेशन है उसका भी यूनिट है एम्पियर पर मीटर। इस बात को याद रखना, ठीक है। फिर हमें आगे बोला है कि ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन है एम्पियर और लेंथ का इनवर्स, ठीक है, याद रखना। उसके साथ साथ अगर कोई मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग है, मान लीजिए मैंने एक मटेरियल लिया, उसके इर्द गिर्द क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, जिसके कारण ये जो मेरा पर्टिकुलर मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो गया। तो जितना स्ट्रांगली कोई मटेरियल मैग्नेटाइज होता है उतना ही स्ट्रांगली वो क्या करता है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। याद रखना, मटेरियल जब बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज हो जाएगा इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, then that material which is actually magnetized will produce its own magnetic field, and the magnetic field of that given material is directly proportional to the magnetization। तो हम लिख सकते हैं कि भैया magnetic field of the given material is nothing but equal to mu naught times of magnetization, mu naught times of magnetization। this is very very important। आगे चल के जब हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे छोटे छोटे तो वहां पे इसका यूज होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम मटेरियल को लेकर आते हैं तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है उसके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के वैल्यू पर। अगर कोई मटेरियल ज़्यादा ससेप्टिबल है देन इट विल बी इजीली गेट मैग्नेटाइज, और कोई मटेरियल जिसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बहुत कम या निगेटिव है, that material will not be get easily magnetized, rather it would repel, it would get repelled by the external magnetic field if the value of susceptibility is very very low। so for high value magnetization is good, for low value or negative value magnetization is not possible, in fact it gets repelled by the external magnetic field, that material get repelled। now चलो पढ़ लेते हैं। it is the property which determines how easily a material can be magnetized, and टेक्निकल फॉर्म में अगर देखा जाए तो इसका जो रेशो है वो किसका रेशो है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज द रेशो ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड इन द मटेरियल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाइड अपॉन इट। तो एक्सटर्नली हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस कारण मटेरियल क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। सो दिस मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर मटेरियल, इनका रेशो ही कहलाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का यूनिट क्या था, एम्पियर पर मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बचता है इट हैज नो यूनिट, ठीक है, उसके पास कोई यूनिट नहीं है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काय से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कई बुक में आप देखोगे तो काय एम भी लिखा होता है फॉर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोलराइजेशन के दौरान हमने देखा था वहां पर
पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को सिर्फ काय या फिर काय ई भी लिखा जा सकता है। इतना आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। चलिए, अब आपके टेक्स्ट बुक में ना ये इस तरीके से एक टेबल बनाकर दिखाया है, ठीक है। इस टेबल में क्या कहा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के वैल्यू को दिखाया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रख दिए जाए तो दे विल बी वीकली रिपेल्ड, मतलब दे आर नॉट गुड मैग्नेटिक मटेरियल्स, दे आर एक्चुअली गेट रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, दे विल एक्सपीरियंस अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, स्लाइट अट्रैक्शन वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बहुत लो या निगेटिव है वो कौन से मटेरियल होने चाहिए, डायमैग्नेटिक। और जिस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हाई होगी वो जाएंगे पैरामैग्नेटिक कैटेगरी में। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें ये जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। फिलहाल अगर आप देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से बताए हैं, सिलिकॉन, बिस्मथ, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, लीड एंड मर्क्यूरी। एंड एट द सेम टाइम अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जाओगे तो एल्यूमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, लिथियम, मैग्नीशियम, नियोबियम, ऑक्सीजन एंड प्लैटिनम, इन्हें कहा गया है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इफ यू नोटिस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज नेगेटिव, whereas पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस द वैल्यू इज पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। देखिए, अब हमें समझना है कि किस मटेरियल के केस में मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यूज क्या होती है। सबसे पहले हमें दिया है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर किन्हें कहा जाता है, सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करते समय रेजिस्टेंस लोवेस्ट ऑफर करते हैं या नो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो बीच में मॉलिक्यूल्स और एटम के क्या होते हैं, एक्साइटेशंस होते रहते हैं, वाइब्रेशंस होते रहते हैं। ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेट्स कोलाइडेड विद दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नॉर्मल केस में हमारे जो कंडक्टर्स है वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो ऐसे मटेरियल है जहां पर मॉलिक्यूल्स का जो एक्साइटेशन है, जो वाइब्रेशन है वो बहुत कम होता है। बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन कैन easily flow across the conductor and thus by virtue of that electric current is being flown without any hassle। तो ऐसे कंडक्टर जहां पर लोवेस्ट रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा फॉर द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट कंडक्टर्स आर कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में या फिर मैं कह लूँ रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर थर्मल एक्साइटेशन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगा। इन उसके कंपैरिजन में अगर उसी मटेरियल को लो टेम्परेचर पे रखा जाए तो थर्मल एक्साइटेशन मॉलिक्यूल का कम होगा और जिस कारण इलेक्ट्रॉन के लिए जो पैसेज है वो भी काफ़ी इजी रहेगा। तो जनरली कोई अगर आपके पास अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ कंडक्टर है उसे अगर आप सब जीरो टेम्परेचर पर लेके जाए तो वो गुड क्वालिटी ऑफ कंडक्टर से आपके क्या बन जाते हैं, सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। सुपर कंडक्टर्स का यूज हाईटेक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वांटम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर्स अगर बना रहे हो या फिर हाईटेक डिवाइस अगर बना रहे हो रोबोटिक्स में भी, तो जहां पर हमें लोवेस्ट रेजिस्टेंस लगने वाला है ऐसे सारे केस में हम सुपर कंडक्टर्स को यूज करते हैं। चलिए थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके रिलेटेड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टेबिलिटी को देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, जो सुपर कंडक्टर्स है दे आर स्ट्रांगली डायमैग्नेटिक, मतलब उनकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बहुत कम या फिर निगेटिव होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर वो स्ट्रांगली डायमैग्नेटिक है तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ऐसे केस में वो परमिएबिलिटी भी क्या होगी उसकी, जीरो। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर सुपर कंडक्टर इज जीरो एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज -1। साथ में सुपर कंडक्टर के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें देख लेते हैं। Superconductors are repelled by strong external magnetic field. Their magnetic permeability is zero, but
दे कैन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब दे कैन कैरी इलेक्ट्रॉन्स विदाउट रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टर, अगर आपका आइडियल कोई सुपर कंडक्टर होगा तो देयर विल नॉट बी एनी रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन सेकेंडली वी हैव टू स्टडी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिन्हें अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो दे गेट्स वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सच सब्सटेंसेस, सच मटेरियल्स आर डायमैग्नेटिक। तो क्या लिखा है डायमैग्नेटिक में? दे आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आफ्टर द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कोई मटेरियल रखो, डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो एक तो ये रिपल्शन फील करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स, और दूसरी चीज, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आप हटा दो तो इस पर्टिकुलर डायमैग्नेटिक में वो रिपल्शन वाला फिनोमिना भी नहीं रहता है। मतलब किसी भी तरीके की कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होल्ड कर कर नहीं रखेगा व्हेन देयर इज एन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको ना कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कॉपर है, वाटर मॉलिक्यूल, क्वार्ट्ज, एंटीमनी, बिस्मथ, जिंक, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बहुत बहुत कम होनी चाहिए। सो द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज लेस देन 1। और अगर आप देख पाओ तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो निगेटिव है 10⁻³ टू निगेटिव 10⁻5 के टर्म्स में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक की ओर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिन्हें अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो दे फील स्लाइट अट्रैक्शन। ठीक है, उन्हें क्या होता है? अट्रैक्शन फील होता है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखो तो दिस पैरामैग्नेटिक मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड, वो खुद मैग्नेटाइज होकर बाद में अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। लेकिन अगर आपने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं और किसी तरीके से कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देख लेते हैं। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आपसे यहाँ पर लिखा गया है, they are slightly attracted by magnetic field and do not retain the magnetic properties after the external field is removed, that we have already seen. Secondly, they have mentioned some example like titanium, aluminum and chromium. सो पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी थोड़ी सी हाई होगी कंपेयर टू डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी इज ग्रेटर देन 1। एंड सेकंडली द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 10⁻³ that is 0.001. Okay, this is the value for susceptibility. Now let's understand about ferromagnetic material. So what are ferromagnetic material? These are those material which will be strongly attracted by external magnetic field. For example, iron ore, जो आयरन जो कोर होता है, ये आयरन क्या है? ये आयरन जो है ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। आपने देखा होगा अगर आप किसी आयरन को मैग्नेट से टच कर दो और वो अगर कुछ समय तक उस मैग्नेट के कांटेक्ट में रहता है, बाद में उस आयरन को आप निकाल लो और दूसरी लोहे की चीज़ों के पास अगर लेके जाओ तो उस आयरन के पर्टिकुलर एलिमेंट को दूसरी लोहे की चीजें अट्रैक्ट हो जाने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसे अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो कुछ समय के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेता है इवन दो द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। और याद रखना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दे आर हैविंग हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर उनके पास है तो उनसे होकर गुजर रही है तो दे विल ट्राई टू पास इट थ्रू देमसेल्व्स। ठीक है, सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर से इजीली पास करवाते हैं। चलेगा, देख लेते हैं। So ferromagnetic materials they retain magnetic properties even after the removal of magnetic field। और उसके एग्जाम्पल दिए हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल और उनके अलॉयज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फेरोमैग्नेटिक के लिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू इज फार फार ग्रेटर देन 1 एंड सेकंडली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेरीज इन द रेंज ऑफ 100 to 1000 10⁻² to 10⁻3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे दो डेरिवेशन है उन्हें देख लेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H एंड मैग्नेटाइजेशन M फॉर अ मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं,
हम सबसे पहले एक सोलेनॉइड कंसिडर करेंगे जिसकी अपनी खुद की एक प्रोड्यूस्ड की हुई मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो कंसिडर अ सोलेनॉइड विथ n is equal to number of turns per unit length, I be the current flowing through each conductor, current through each conductor turn, each turn। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर लेता हूं, एक सोलेनॉइड यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। इससे पास होने वाला दिस इज करंट आई। ठीक है, अब हम जानते हैं जब सोलेनॉइड से करंट पास होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, अपने अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है, जिसे मैं बी नॉट लिख रहा हूं। तो इस बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट बी नॉट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई। ठीक है, इतनी हमें ये चीज पता है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल या फिर कह लीजिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या पैरामैग्नेटिक मटेरियल लेकर जाता हूं। इस तरीके से हम इसके अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं। यहां पर मैंने मैग्नेटिक मटेरियल ड्रॉ करके दिखाया। ठीक है, ठीक। अब क्या होगा, इस मैग्नेटिक मटेरियल जो इस सोलेनॉइड के अंदर है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका जो मटेरियल है विच वी हैव इंसर्टेड इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड, दैट विल गेट मैग्नेटाइज, एंड बिकॉज ऑफ दिस कोर विच विल बी मैग्नेटाइज, इट विल प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कहेंगे लेट्स कंसिडर magnetic material placed inside the solenoid, due to magnetization, the magnetic field produced by the material is। अब जब ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो ही गया है तो अपनी खुद की वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसे हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम। वॉट इज कैपिटल एम, कैपिटल एम इज द मैग्नेटाइजेशन इन दैट मटेरियल। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये हमने पहले भी देखा है, कहां पर देखा था, यस मैग्नेटाइजेशन में देखा था, जहां पर मैंने बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसके कारण अगर कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाए तो मैग्नेटाइज अगर वो स्ट्रांगली होता है तो खुद की स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, अगर वो वीकली मैग्नेटाइज होता है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। वो जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा उसका डायरेक्ट रिलेशन है उसके मैग्नेटाइजेशन से, जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम लिखा था। ठीक है, चलिए वापस लोड कराते हैं। तो अब हमारे पास दो रिलेशन बनकर आए हैं। पहला ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सोलेनॉइड इज बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड आफ्टर मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन इट वाज प्लेस्ड इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड, दैट इज म्यू नॉट एम। तो अगर हम देखें कि इस पर्टिकुलर रॉड पर या फिर इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल पर जो हमने इस सोलेनॉइड के अंदर रखा है उस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी एक्ट हो रही है, तो सबसे पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो उसके सराउंडिंग में है ही, और वही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वो अपने अंदर से जब पास होने देगा तो खुद मैग्नेटाइज होगा, और खुद मैग्नेटाइज होने के कारण वो खुद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सो द टोटल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी गिवन बाय, तो नेट रिजल्टेंट या टोटल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड at the magnetic material, या मैग्नेटिक रॉड, आप जो कहना चाहो कह सकते हो, मैग्नेटिक मटेरियल। अगर मैं उसे बी लिख रहा हूं तो दिस वुड बी द समेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है विच इज यूर बी नॉट, ठीक है, प्लस हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, ऑफ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, और ये जो मैग्नेटाइज मटेरियल के कारण मैग्नेटिक फील्ड है उसे मैं बी एम मार्क कर रहा हूँ। तो हम लिख सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट की वैल्यू हमने देखी थी, इट इज म्यू नॉट एन टाइम्स ऑफ आई, प्लस बी एम कितना था, म्यू नॉट इंटू इट्स मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, आई होप कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए म्यू नॉट तो मैं जैसा है वैसे ही लिख रहा हूँ, एन और आई, एन आई क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड इंटेंसिटी होती है या जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है एन आई, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एच, ठीक है, प्लस यहाँ पर बचता है म्यू नॉट इंटू मैग्नेटाइजेशन एम। तो हम क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट को कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास बचता है एच प्लस एम। So B is equal to mu naught into H plus M. This is one of the important relation between magnetizing field, magnetic field intensity and magnetization with respect to total magnetic field experienced by that particular magnetic material। ठीक है, अब हम इसको अगर और थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करते जाए तो क्या हो जाता है, B is equal to mu naught into H प्लस ये जो मैग्नेटाइजेशन है, दिस मैग्नेटाइजेशन इज व्हाट, इट इज काई इंटू एच। कैसे आया ये काई इंटू एच, तो हम जानते हैं दैट मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, काई इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम ये जो एच है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसको बाहर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एच, बचता है 1 प्लस का, ठीक है, एंड दिस इज बी। अब देखिए ये जो 1 प्लस का है दिस इज नथिंग बट रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और एच है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो द सेम इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। ठीक है, और इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट दिस बी इज बेसिकली दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द रॉड या फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन मटेरियल इज इक्वल टू म्यू दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द गिवन रॉड गिवन मैग्नेटिक मटेरियल इनटू एच। ये जो रिलेशन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय द गिवन मैग्नेटिक मटेरियल इज गिवन बाय म्यू टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक ना छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल में हमें बोला है अ 1 मीटर लॉन्ग आयरन बार ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक रफ में ऐसा सोलेनॉइड ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने सोलेनॉइड ड्रॉ कर लिया है, उसमें से जो भी करंट जा रहा होगा वो आया है। अब इस सोलेनॉइड के अंदर क्या रखा है, 1 मीटर लॉन्ग ऐसा एक रॉड रखा है। इस रॉड की जो लेंथ है दैट लेंथ एल इज हाउ मच, इट इज 1 मीटर, और इस रॉड का जो एरिया है दैट एरिया इज गिवन एज 1 mm स्क्वायर, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना वो 1 mm स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, mm स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए आगे क्या बोला है, इफ द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इनसाइड द सोलेनॉइड, जब इस सोलेनॉइड से करंट पास होगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अपने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड विल बी रिस्पॉन्सिबल वन टू प्रोड्यूस मैग्नेटाइजेशन इनसाइड दिस बार। ठीक है, जो आयरन बार है उसके अंदर वो क्या करेगा, मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करेगा, इस बार मैग्नेट को मैग्नेटाइज बार इस आयरन बार को मैग्नेटाइज करेगा। तो उस मैग्नेटाइजेशन के लिए जो फोर्स लगने वाला है दैट मैग्नेटाइजिंग फोर्स इनसाइड द सोलेनॉइड इज 4 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज गिवन एज 4 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर पर मीटर।
ठीक है। देन हमें क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द आयरन बार। ये जो आयरन बार है, ये जो मटेरियल है मैग्नेटिक मटेरियल, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें फाइंड करना है, और दिया है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ आयरन। तो जो चीजें दी है उसे हम ध्यान से देखते हैं। हमें लेंथ एरिया और एच दिया है, साथ में दिया है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट आयरन का मटेरियल विच इज गिवन एज 16 पाई इंटू 10⁻⁻5 हेनरी पर मीटर। ठीक है, ये भी यहाँ पर हमें देकर रखा है। अब हम जानते हैं मैग्नेटाइजेशन जो होता है, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में अगर हम एक रेशो देखें, सॉरी रिलेशन देखें, तो वो रिलेशन क्या है, दैट मैग्नेटाइजेशन इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ठीक है, यहां से हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने में आसानी होगी। सवाल ये है कि क्या हमें मैग्नेटाइजेशन इन द गिवन मटेरियल या इन द गिवन आयरन बार दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या वॉल्यूम दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये जो मैग्नेटाइजेशन है उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो थोड़ी देर पहले देखा है दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल एट द गिवन मैग्नेटिक मटेरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच प्लस एम। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो चलिए फॉर्मूले को यूज करते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं वी नो that B, that is magnetic field at the given magnetic rod या फिर magnetic bar is equal to म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H प्लस M। ठीक है, और हम साथ में ये भी जानते हैं कि ये जो B है, दिस B इज नथिंग बट म्यू टाइम्स ऑफ, दिस B इज नथिंग बट म्यू टाइम्स ऑफ H। थोड़ी देर पहले ही रिलेशन हमने देखा था, B इज नथिंग बट म्यू टाइम्स ऑफ H। तो चलो रखो यहाँ पर म्यू टाइम्स ऑफ H इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H प्लस M। यहां से हम M की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए लिखता हूं, मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं यहां पर म्यू टाइम्स ऑफ H इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू H प्लस M। ठीक है, चलो म्यू नॉट की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है, 16 पाई इंटू 10⁻⁻5 हेनरी पर मीटर, मल्टीप्लाइड बाय H की भी वैल्यू दी है 4 इंटू 10⁻3 एम्पियर पर मीटर। देखिए यहाँ पर दी है ना H की वैल्यू, H की वैल्यू दी है 4 इंटू 10⁻3 एम्पियर पर मीटर। इस पर यहाँ पे मैं यूनिट हटा रहा हूँ, इज इक्वल टू म्यू नॉट विच इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वो कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, और अंदर क्या बचता है H की वैल्यू। देखिए ये जो है H, वो फिर से हम लिखेंगे 4 इंटू 10⁻3 प्लस मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखिए 4 वन जा 4 पाई वन जा 4 पाई, 4 पाई 4 जा पाई कैंसिल हो गया, 4 बच गया यहाँ पर। ठीक है, अगर इस 10⁻7 को मैं इधर लेकर आ जाऊं तो वो हो जाएगा 10⁻+7। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली देखिए लिख रहा हूँ 4, ये देखिए 4 इंटू 4 इज 16, so I am writing here 16. This is 16 into 10⁻⁻5 into 10⁻3 into 10⁻7 is equal to 4 into 10⁻3 plus m। चलेगा। अब देखिए 10⁻⁻5 और 10⁻7 कितना हुआ 10⁻2, 10⁻2 इंटू 10⁻3 कितना हो जाएगा 10⁻5। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 16 इंटू 10⁻5 is equal to 4 इंटू 10⁻3 प्लस m। सो हमें क्या करना पड़ेगा, m इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻5 माइनस 4 इंटू 10⁻3 लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 10 का पावर जो है पहले सेम कर लेते हैं, तभी हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1600 इंटू 10⁻3 माइनस 4 इंटू 10⁻3, 10⁻3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1596 इंटू 10⁻3। ये हो गया आपका मैग्नेटाइजेशन विच इज एम्पियर पर मीटर। ठीक है, अब आपके पास एक बार अगर मैग्नेटाइजेशन आ गया तो हम मैग्नेटिक मोमेंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सो वी नो कि मैग्नेटाइजेशन इन द मटेरियल इज द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट टू द
volume of the material. So this magnetic moment is nothing but magnetization into volume. चलिए मैग्नेटाइजेशन कितना मिला है हमें 1596 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है लेंथ इंटू एरिया. तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 1.596 इंटू 10⁻6 इंटू लेंथ है 1 मीटर और एरिया है 1 इंटू. ठीक है. सो एरिया कितना लेंथ कितना था लेंथ था 1 मीटर जो हमने लिख लिया है और एरिया कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6. अब देखिए ये 10⁻⁻6 10⁻+6 हट गए तो क्या बचा हमारे पास अंत में 1.596 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ठीक है. आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा. चलिए अब और एक छोटा सा डेरिवेशन है उसे देख लेते हैं. क्या पूछा है हमें बोला है शो दैट relative magnetic permeability is the sum of 1 plus magnetic susceptibility where mu r is relative magnetic permeability and chi is magnetic susceptibility of the material. तो जैसे पहले का डेरिवेशन किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे. हम क्या करेंगे एक सोलेनॉइड को कंसिडर करते हैं. कंसिडर अ सोलेनॉइड. ठीक है. इस सोलेनॉइड को हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं. ये हो गया मेरा सोलेनॉइड. इसमें से पास होने वाला करंट है I. सो कंसिडर अ सोलेनॉइड विथ करंट I एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n. देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय the solenoid would be equal to mu naught into n times of I. ये हमें पता है. सेकेंडली अब हम क्या करेंगे लेट्स पुट अप अ मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड ऑफ दिस सोलेनॉइड. सबसे पहले जब ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं था तो उसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की थी दैट वाज बी नॉट जिसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके रख दिया है. अब मैं क्या कर रहा हूँ वी आर कंसिडरिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल है ना या फिर आयरन का कोई ऐसा मटेरियल है जो इस पर्टिकुलर मैग्नेट के अंदर में डाल रहा हूँ. तो क्या हो जाएगा ड्यू टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर का जो मटेरियल है वो भी मैग्नेटाइज होगा और मैग्नेटाइज होने के कारण वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा. सो आई एम राइटिंग हियर कंसिडर अ मैग्नेटिक मटेरियल जो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है या फिर फेरोमैग्नेटिक भी हो सकता है. तो कंसिडर अ मैग्नेटिक मटेरियल से अ रॉड इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड हैविंग मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट. ठीक है. सोलेनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट है हैविंग मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट. देयरफॉर ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड बाय मटेरियल इसे मैं लिख रहा हूं bm दैट वुड बी इक्वल टू हम जानते हैं इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द मैग्नेटाइजेशन. देन the net magnetic field at the material or rod वो क्या हो जाएगा B this B would be equal to magnetic field due to solenoid plus magnetic field due to that material and that would be the summation which will give you the value of net magnetic field available at the rod. So B naught is हम जानते हैं mu naught times of Ni plus this is mu naught times of magnetization M. Then mu naught को हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो Ni बन गया H plus M. यहाँ तक हमें पता है and this is your B. अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था
कि दिस बी इज नथिंग बट म्यू टाइम्स ऑफ एच, है ना, रिलेशन ही प्रूव किया था बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एच। उसके नीचे डिनोमिनेटर में हम इस म्यू नॉट को लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। यहाँ पर क्या बचता है, एच प्लस, ठीक है। अब देखिए ये जो एच है b इज इक्वल टू म्यू एच, इस h को हम राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू h प्लस मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय h। तो देखिए म्यू अपॉन म्यू नॉट ये क्या है, रेशो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, विच आई कैन डिनोट इट एज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी विच इज इक्वल टू 1 प्लस m अपॉन एच, ठीक है। तो हम जानते हैं m अपॉन एच भी क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो हम लिखेंगे दैट रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस काय, 1 प्लस काय, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो सिंस काय इज नथिंग बट मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशो, ठीक है। चलो, सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड सेकंड रिलेशन एज वेल, चलेगा। सो आई होप कि इतना जो हमने लिया है वो आपको समझ में आया होगा। एक शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से हमने शुरुआत की थी मैग्नेटाइजेशन में, जिसमें सबसे पहले था मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये कितना मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है मटेरियल टू पास थ्रू इट, उसका मेजर होता है परमिएबिलिटी। अगर कोई आपके पास मटेरियल है तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू से रिप्रेजेंट की जाती है उस मटेरियल की, और फ्री स्पेस होगा तो म्यू नॉट से की जाती है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। उसके बाद में ये भी दो रिलेशंस है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमने देखा था मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये हमें बताता है कि एट विच डिग्री और अप टू विच डिग्री अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज द मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था, जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका रिलेशन निकाल कर लिया था म्यू नॉट एन आई, और ये जो एन आई है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पर हम एन आई को ही कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो एन आई के बजाय हमने लिख लिया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। दूसरी बात, अगर इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड के अंदर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल डाल दे और बी नॉट के कारण जब ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा तो मैग्नेटाइज मटेरियल के अंदर से ही सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड पास होगी जो सोलेनॉइड ने बनाई थी, लेकिन अब वो फ्री स्पेस से पास नहीं हो रही है, उसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल की हेल्प लेनी पड़ रही है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अब ये जो इंटरनल कोर है वो अपने आप में एक मैग्नेट बन चुका है, और उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है वो क्या निकल कर आया है, म्यू टाइम्स ऑफ एन आई, और एन आई इज नथिंग बट योर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच जो है, इसे हमने बाद में ये भी किया है, डिराइव भी किया है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा है मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन ये प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो खुद मैग्नेटाइज हो जाता है। अगर आप देखो तो टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से ये रेशो होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम का, और इसका जो यूनिट है वो है एम्पियर पर मीटर। अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे तो लेंथ का इन्वर्स है और एम्पियर का पॉजिटिव 1 इंडाइसिस है। उसके बाद में अगर कोई मटेरियल अच्छे से मैग्नेटाइज हो जाए तो वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी जितना मटेरियल का मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होगा। तो हम लिख सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर मटेरियल। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर हटा दिया जाए तो उसके जगह हम म्यू नॉट लेकर आए हैं। सो बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम, ठीक है। इसका हम आगे यूज करेंगे। लास्ट में हमने देखा था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा, ये हमें समझता है। अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव है या बहुत कम है तो चांसेस है कि वो मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण रिपेल हो जाएगा और मैग्नेटाइज नहीं होगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव है, हाई है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या खुद अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ और मैग्नेटाइज भी हो जाएगा।
तो देखिए अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लो है, मटेरियल रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ऐसे मटेरियल को डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हाई है, पॉजिटिव है, तो ऐसे मटेरियल को पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। तो आपके बुक में बताया है कि जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन हैपेंड इन दैट मटेरियल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी विच कॉजेज द मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये अगर आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और आपने मटेरियल रख दिया है, मटेरियल का जो भी मैग्नेटाइजेशन है और एक्सटर्नल फील्ड का जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, इनका हम जब रेशो लेते हैं तो वो होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है। अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये भी डेरिवेशन आगे हमने किया है। उसके बाद में हमने सुपर कंडक्टर, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या उसमें वैल्यूज होती है उन्हें देख लिया है। अंत में हमने दो छोटे छोटे डेरिवेशन देखे हैं। एक में हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन का रिलेशन, जहां पर B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, ये एक रेशियो मिलकर ये एक रिलेशन हमें मिला था। ठीक है, इससे आगे चलते हुए हमने देखा था कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी मटेरियल पर, ये निकल कर आती है म्यू इंटू एच। ठीक है, यहाँ से हमने एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व किया था। उसके बाद में हमने दूसरा एक रिलेशन देखा जहाँ पर हमने पता किया है कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड 1। ओके, सो आई होप कि ये काफ़ी इजी और छोटा सा पार्ट है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो। चलो।